गरीब बहू का दुबई वाला स्वर्ग जैसा ससुराल। अरे लगता है आज तो गर्मी की घुटन की वजह से मेरी सांस ही निकल जाएगी। अरे आप ऐसे तो मत बोलिए। और आपने अभी तक दवाई नहीं ली है क्या? रुकिए, मैं आपको अभी दवाई देती हूँ। अरे इस घड़े में तो पानी भी नहीं है। ललिता घबराकर सिमरन को आवाज लगाती है। अरे सिमरन बेटा, देख तो घर में पानी भी नहीं है। मैं तेरे पिताजी को पंखे से हवा कर देती हूँ, तू तब तक बाहर से पानी ले आना। इनको बड़ी बेचैनी हो रही है। माँ आप टेंशन मत लो, मैं अभी जल्दी से जाती हूँ और पानी लेकर आती हूँ। सिमरन घड़ा उठाती है और भारी गर्मी में बाहर पानी लेने चली जाती है। सिमरन पास के हैंडपंप से पानी भरकर वापस आती है। हे भगवान, बहुत गर्मी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य देवता आज सारी आग हमारे ऊपर ही फेंक देंगे। अरे बेटा, ये सूर्य देव जी की गर्मी नहीं है, ये तो हमारी गरीबी के हालात है जो हमारे घर में पंखा तक नहीं है। माँ मैंने बाजार में देखा था, एक टेबल फैन आता है, बस 800 रुपए या 1000 रुपए में है। पूरे कमरे में हवा देता है। काश हमारे पास इतने पैसे होते तो पिताजी को इस घुटन में इतनी तकलीफ ना होती। बेटा तेरे पिताजी की दवाइयों में ही सब खर्च हो जाता है, पर तू चिंता मत कर, एक दिन जरूर होंगे। मुझे तो कभी कभी खुद के ऊपर बहुत शर्म आती है कि मैं कैसा बाप हूँ जो अपनी बेटी और पत्नी को दूसरों के घरों में काम करने के लिए भेजता हूँ। न जाने ये बीमारी कब मेरा पीछा छोड़ेगी। पिताजी आप ऐसे मत बोलिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैं और माँ और मेहनत करेंगे जिससे आपकी दवाइयाँ और घर का खर्च सही से चल पाए। ऐसी सब बैठे बातें कर रहे होते हैं, तभी ललिता सिमरन से बोलती है। अरे बेटा शाम का वक्त होने को है, कुछ खाने का बना ले। हाँ माँ, देखती हूँ मैं कि घर में कुछ रखा है या नहीं। सिमरन देखती है कि घर में दाल और चावल रखे हुए हैं। सिमरन जल्दी से चूल्हे पर दाल चावल बना लेती है। सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। अगली सुबह सिमरन और ललिता जल्दी उठ जाती हैं। माँ मैंने घर का बाकी सारा काम कर दिया है और हम लोग खाना आकर दोपहर में बना लेंगे। अभी चलते हैं वरना मालकिन बहुत सुनाएगी। हाँ बेटा जल्दी कर, घर पर सारा काम भी करना है। वहाँ पर काम नहीं करेंगे तो मालकिन पैसे नहीं देगी, और पैसे नहीं देगी तो तेरे पिताजी की दवाई और घर का खर्च कैसे चलेगा। ऐसे ही दोनों हर रोज जल्दी उठती और लोगों के घरों में काम करती, जिससे कुछ पैसे आते और उनके घर का खर्चा चलता। फिर दोपहर में आकर चूल्हे पर खाना बनाती हैं। माँ अब आप बैठो, मैं हम सबके लिए खाना बना देती हूँ। अरे मेरी बेटिया रानी, खाना तो तू बना लेगी, लेकिन इतनी गर्मी में चूल्हे पर कैसे बनाएगी। सिमरन बिना कुछ कहे खाना बनाने लगती है। उधर ललिता मटकी में देखती है तो पानी बिल्कुल खत्म हो चुका होता है। अरे पानी तो बिल्कुल खत्म हो गया है, चलो भर कर लाती हूँ। ललिता घड़ा उठाकर पानी लेने के लिए निकल पड़ती है। तेज धूप सिर पर पड़ रही होती है। जैसे वो कुछ दूर चलती है, गर्मी के कारण उसे चक्कर आने लगता है और अचानक वो सड़क पर ही बेहोश होकर गिर जाती है। घड़ा हाथ से छूट जाता है, सारा पानी जमीन पर फैल जाता है और मटका भी टूट जाता है। अरे मैंने तो खाना भी बना लिया, माँ को आने में इतनी देर क्यों लग रही है। चिंता में डूबी सिमरन अपनी माँ को देखने के लिए बाहर निकलती है। थोड़ी दूर जाते ही उसकी नजर सड़क पर पड़ी अपनी माँ पर पड़ती है, जो बेहोश हालत में जमीन पर पड़ी होती है। वो भागकर माँ के पास जाती है, उन्हें अपनी गोद में उठा लेती है और पानी के छींटे मारती है। कुछ देर बाद ललिता को होश आ जाता है। माँ अब से मैंने तय कर लिया है, आप काम पर नहीं जाओगी। आखिर आपकी कोई उम्र थोड़ी है दूसरों के घर काम करने की। अब से मैं और मेहनत करूंगी और आप दोनों घर पर ही रहोगी। रे बिटिया रानी, हम दोनों के काम करने से भी घर का पूरा खर्च नहीं चल पाता है। अगर तू अकेली करेगी तो तेरे पिताजी की दवाई और घर का खर्च कैसे चलेगा। एक दिन सिमरन भरी दोपहरी में चूल्हे पर अपने परिवार के लिए खाना बना रही होती है। तभी वहाँ पड़ोसन सुजाता आती है। अरे बेटा, भगवान ने तो तुम लोगों को बड़ी ही मुसीबतें दे रखी है। एक तो तुम्हारे पिताजी हमेशा बीमार रहते हैं और तुम लोग दूसरों के घर काम करके अपना घर चलाती हो। इतनी गर्मी में खाना बनाना सच में बड़ा मुश्किल का काम है। हाँ काकी, लेकिन अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होगा। ऐसे कुछ देर दोनों बातें करती हैं, फिर सुजाता अपने घर वापस चली जाती है। इधर रतन अपने पूरे परिवार के साथ दुबई में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा होता है। अरे आज तो मेरा चाइनीज खाना खाने का मन है। सीमा ऑटोमेटिक वॉइस कनेक्ट को प्रेस करके अपनी नौकरानी को कमरे में बुलाती है। आज खाने में मेरे लिए चाइनीज बनाना और बाकी सब फैमिली मेंबर की फरमाइश भी पूछ लेना। नौकरानी सभी फैमिली मेंबर्स की पसंद का ध्यान रखते हुए ऑटोमेटिक इंडक्शन पर खाना बनाती है। जैसे ही खाना तैयार होता है, घर में लगे अलेक्सा से अनाउंसमेंट होती है। आप सभी खाना खाने के लिए आ जाइए। सब लोग
डाइनिंग टेबल पर आते हैं और एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाने के बाद सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। ओह गॉड, मैं तो अपनी किट्टी पार्टी के लिए लेट हो गई हूँ। एलेक्सा प्लीज मुझे बताओ ना, आज मुझे कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए? एलेक्सा जवाब देती है, मैम मुझे लगता है कि आपको आज ब्लू कलर की ड्रेस पहननी चाहिए, वो आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेगी। ओह थैंक यू। ऐसा बोलकर सोनी जल्दी से तैयार होकर अपनी किटी पार्टी में चली जाती है। वहीं काजल अपने लग्जरी रूम में आराम से फोन चला रही होती है। पूरे घर में ज्यादातर चीजें टेक्नोलॉजी के बेस पर होती हैं। सब लोग ऐशो आराम से जिंदगी जी रहे होते हैं। एक दिन रतन को फोन आता है। सर, आपने इंडिया में बिजनेस के लिए जो इन्वेस्टमेंट की थी वो वाले स्टॉक आपके हो गए हैं, और आप जो नई इनॉग्रेशन करना चाहते थे कंपनी का, उसके लिए भी सब कुछ रेडी है। बस आपको एक बार इंडिया आना पड़ेगा। रतन यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है। अरे जरूर, मैं कल ही फ्लाइट से इंडिया आता हूँ। अगले दिन रतन अपने बेटे आकाश के साथ इंडिया जाता है और ऑफिस मीटिंग अटेंड करता है। मीटिंग खत्म होने के बाद रतन शहर में बने अपने फार्म हाउस में रहने के लिए चला जाता है। तभी रतन को अपने दोस्त रमेश की बहुत याद आती है। अब तो मैं इंडिया में ही आ गया हूँ, तो क्यों ना अपने दोस्त रमेश से भी मिलता चलूं। रतन अपने बेटे के साथ रमेश से मिलने गांव आता है। रतन देखता है कि रमेश का घर आज भी टूटा फूटा ही है और उसकी हालत बहुत खराब है। रमेश नीचे जमीन पर लेटा हुआ है, वहीं ललिता और सिमरन घर का काम कर रही हैं। रमेश को नीचे जमीन पर लेटा देखकर रतन एकदम घबराकर उसके पास जाता है। मेरे दोस्त, तुझे क्या हुआ है? तू ठीक तो है ना? तेरी हालत कैसे हो गई है? रमेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे तू एकदम सही वक्त पर आया है मेरे यार। तुझे इतने सालों बाद अपनी आंखों के सामने देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू मुझसे मिलने आएगा। तभी सिमरन घर के अंदर आती है। पिताजी, ये लोग कौन हैं और आप इन्हें कैसे जानते हैं? 20 साल पहले की बात। तुम जा तो रहे हो दुबई रतन, लेकिन वहां जाकर अपने गरीब दोस्त को मत भूलना और बच्चों का अच्छे से ध्यान रखना। सच में मुझे तुम सब लोगों की बड़ी याद आएगी। याद तो मुझे भी तुम्हारी बहुत आएगी यार। आखिर बचपन से हम दोनों हमेशा साथ ही रहे हैं, और तुझ जैसा दोस्त पाकर तो सच में मेरी जिंदगी ही बदल गई। तूने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया है। आज मैं भले ही हमारे गांव को छोड़कर दुबई जा रहा हूं, लेकिन हमेशा तुम और हमारा गांव मेरे दिल में रहोगे। दरअसल रमेश और रतन दोनों बचपन के दोस्त होते हैं और रतन को अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पूरे परिवार के साथ दुबई जाना पड़ता है। चलो, बहुत बात हो गई। अब तुम्हारी फ्लाइट का टाइम भी हो गया होगा, कहीं तुम लेट ना हो जाओ। रतन गाड़ी में बैठकर रमेश को बाय बोलता है। रमेश सिमरन को पूरी बात बताता है। तभी अचानक रमेश की धड़कनें बहुत तेज होने लगती हैं। रमेश की ऐसी हालत देखकर रतन और आकाश दोनों घबरा जाते हैं। रतन तुरंत रमेश को उठाकर अपनी गोद में लिटा लेता है। मेरे दोस्त, तूने हमेशा मेरा साथ दिया है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं कभी तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया। आज तुम मुझसे जो भी मांगेगा मैं तुझे वही दूंगा। मुझसे तेरी हालत देखी नहीं जा रही है। बता, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं? मैं तुझसे कुछ नहीं मांगना चाहता, बस मैं अपनी अमानत तेरे हवाले करना चाहता हूं। मेरी इकलौती बेटी है सिमरन, यही हमारी धन दौलत है। तुम उसकी जिम्मेदारी अच्छे से संभाल लेना। मुझसे वादा करो तुम हमेशा मेरी बेटी का ख्याल रखोगे। ऐसा बोलकर रमेश अपने प्राण त्याग देता है। सिमरन और ललिता का रो रोकर बुरा हाल हो जाता है। रतन दोनों को चुप कराता है। आज से तुम दोनों ही मेरी जिम्मेदारी हो। रतन अपने दोस्त रमेश का अंतिम संस्कार करता है। मैं अपने दोस्त से किए वादे को हर हाल में निभाऊंगा। रतन अपने बेटे आकाश को सारी बात बताता है और आकाश अपने पिता की बात का मान रखने के लिए खुशी खुशी शादी के लिए हाँ कर देता है। अगली सुबह रतन सिमरन के घर आता है। सिमरन और ललिता गुमसुम बैठी होती है। अब वक्त आ गया है कि मैं अपने दोस्त से किए वादे को निभाऊं। रतन ललिता से सिमरन और आकाश के रिश्ते की बात करता है। भाई साहब, ये तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। मेरे बच्चे ने तो हमेशा अपना जीवन गरीबी में ही गुजारा है। वहीं बैठी सिमरन परेशान हो जाती है। माँ, मुझे शादी नहीं करनी। मैं शादी करके चली जाऊंगी तो आपका ध्यान कौन रखेगा? मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। बेटा, तू मेरी फिक्र मत कर। इतने दिनों बाद तेरी किस्मत के तारे चमके हैं। तू दुबई जाएगी, वहाँ सब लोगों के साथ रहेगी। तुझे खुश देखकर मैं अपने आप ही खुश हो जाऊंगी। ललिता के लाख समझाने पर सिमरन शादी के लिए हाँ कर देती है और गांव में ही सिमरन और आकाश की शादी करा दी जाती है। पड़ोस के सभी लोग ये जानकर बहुत खुश होते हैं कि सिमरन की शादी एक अच्छे परिवार में हो रही है।
बेटा सिमरन, मैंने तुझे बचपन से देखा है कि तू अपने माँ बाप की कितनी सेवा करती थी। भगवान ने आज तेरी सुन ली। मुझे तो सच में तेरे लिए बड़ी खुशी हो रही है। सभी आस पड़ोस के लोग भी बहुत खुश होते हैं और मिलकर सिमरन की विदाई कर देते हैं। सिमरन रतन और आकाश के साथ कार में बैठकर पहले फार्म हाउस जाती है। फार्म हाउस में जाते ही सिमरन चारों तरफ देखकर मन ही मन सोचती है, हे भगवान, ये तो किसी महल से कम नहीं लग रहा। देखो तो कितनी सारी चीजें हैं, कितनी सुंदर है यहाँ पर। बेटा जल्दी से चलो, हमें आज ही रात दुबई के लिए निकलना है। लेकिन मेरे पास तो पासपोर्ट है ही नहीं, मैं आप लोगों के साथ कैसे जाऊंगी? अरे हमारा प्राइवेट जेट है, तुम पासपोर्ट की टेंशन मत लो। जैसे ही सिमरन प्राइवेट जेट में बैठती है उसे यकीन ही नहीं होता कि वो प्राइवेट जेट में बैठी हुई है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो आसमान में उड़ रही हो। उसके मन में घबराहट होने लगती है। तभी आकाश सिमरन का हाथ पकड़ लेता है। अरे डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। बस तुम सामने देखती रहो और सोचो कि तुम आसमान की परी हो और आसमान की सैर कर रही हो। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे सच में ये एक सपना सा लग रहा है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक हेलीकॉप्टर में बैठूंगी भी। ऐसे कुछ देर बाद सब लोग दुबई पहुंच जाते हैं। जैसे हेलीकॉप्टर लैंड होता है, एक बड़ी सी कार उन्हें लेने के लिए आती है। अरे बाप रे, इतनी बड़ी कार मैंने तो पहले कभी देखी ही नहीं। अरे बेटा, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बड़ी बड़ी कारें हैं हमारे पास। चलो अब जल्दी से बैठ जाओ, हमें घर के लिए रवाना होना है। सब लोग कार में बैठ जाते हैं। एलेक्सा प्लीज प्ले द सॉन्ग। तभी गाड़ी में ऑटोमेटिक गाने चलने शुरू हो जाते हैं। अरे गाड़ी में अपने आप गाने कैसे चल रहे हैं? सिमरन का ऐसा रिएक्शन देखकर आकाश मुस्कुराने लगता है। अरे तुम बस देखती जाओ आगे आगे क्या होता है। ऐसी कुछ देर बाद सब लोग घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही सिमरन कार से उतरने की कोशिश करती है तभी आकाश उसे रोक देता है। अरे रुको, कार का गेट खोलने के लिए ड्राइवर आएगा। अरे बाप रे, इन लोगों की तो अलग दुनिया है। ये लोग तो जैसे कुछ भी खुद करना पसंद ही नहीं करते हैं। तभी ड्राइवर आकर कार का गेट खोलता है। सिमरन जैसे ही कार से बाहर निकलती है तो सामने एक बड़ा आलीशान घर देखकर हैरान रह जाती है। अरे बाप रे, ये घर है या महल? ये तो मेरे सपनों के घर से भी खूबसूरत है। भगवान जी, ये सपना तो नहीं? इतने बड़े घर को देखकर सिमरन हैरान हो जाती है और आकाश से पूछती है, ये घर किसका है? ये तो देखने में कोई बड़ा सा होटल लग रहा है। मैंने तो हमारे शहर में इतना बड़ा होटल नहीं देखा। बेटा ये होटल नहीं, हमारा घर है और आज से ये घर तुम्हारा है। ये सुनकर सिमरन बहुत खुश होती है। घर के चारों तरफ बॉडीगार्ड्स खड़े होते हैं। ये सब देखकर सिमरन के मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं। जैसे ही सब लोग मेन गेट के पास पहुंचते हैं तभी रतन अपनी फिंगर से गेट को स्कैन करता है और गेट अपने आप खुल जाता है। रतन पास खड़े सर्वेंट से बोलता है, जाओ घर के सभी लोगों को बुला कर लेकर आओ। जैसे घर वाले बाहर आते हैं वो देखते हैं कि आकाश, सिमरन और रतन घर के बाहर खड़े हैं। अरे ये गंवार कौन है आप लोगों के साथ? आप इंडिया से किसको उठा कर ले आए हैं? सीमा, जबान संभाल कर बात करो। ये मेरे दोस्त की बेटी है और ये गंवार नहीं, अब इस घर की छोटी बहू है। रतन के मुंह से ये बात सुनकर पूरा परिवार हक्का बक्का रह जाता है। नहीं नहीं, ये हमारे घर की बहू नहीं हो सकती और हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कह रही है मम्मी जी। पापा जी, हमारा कोई स्टैंडर्ड है। ऐसे ही किसी राह चलती को आपने घर की छोटी बहू बना दिया। मैं अपने दोस्तों को क्या कहूंगी? मेरी देवरानी गांव की गंवार है। परेशान रतन सबको पूरी बात बताता है, लेकिन सीमा और सोनी फिर भी सिमरन को खरी खोटी सुनाने लगती हैं। न जाने किस गरीब और गंवार लड़की को उठा कर ले आए हैं। अरे देवर जी, मैंने तो सोच रखा था कि मैं अपनी फ्रेंड से आपकी शादी करवाऊंगी। अब मैं अपनी फ्रेंड्स को क्या बोलूंगी कि आप किस गंवार लड़की को उठा कर ले आए हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो सोनी। इन्होंने तो कुछ सोचा भी नहीं है। ना जाने मेरे कितने अरमान थे अपने छोटे बेटे की शादी को लेकर। तुम दोनों ने सब अरमानों पर मेरा पानी फेर दिया। अरे बस करो तुम सब। मैंने बोल दिया ना, ये इस घर की छोटी बहू है। मैं चाहता हूँ कि बहू का गृह प्रवेश तुम बड़ी धूमधाम से करो। मुझे नहीं करना कोई गृह प्रवेश, और मैं तो अपनी किटी पार्टी के लिए लेट हो रही हूँ। मैं जा रही हूँ, तुम ही करो अपनी गंवार बहू का गृह प्रवेश। सोनी भी कोई बहाना बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी नंद, काजल और घर के कुछ सर्वेंट्स मिलकर गृह प्रवेश की रस्म अच्छे से करते हैं। सिमरन जैसे घर के अंदर आती है, घर की चमक दमक देखकर हैरान रह जाती है। घर में इतने सारे नौकर होते हैं कि किसी भी महिला को काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिमरन देखती है कि सब लोग मशीन की तरह काम कर रहे हैं। तभी काजल प्यार से सिमरन को उसके कमरे में ले जाती है। भाभी, आप सफर करके ज्यादा थक गई होंगी, आप अपने कपड़े चेंज कर लीजिए। जैसे ही सिमरन वॉशरूम के गेट को हाथ लगाती है, गेट अचानक अपने आप खुल जाता है। सिमरन डर जाती है। अरे ये अचानक से गेट कैसे खुल गया? पीछे खड़ी काजल मुस्कुराने लगती है। अरे भाभी डरिए मत, ये ऑटोमेटिक गेट है।
जब भी आप इसे टच करोगी ये आपके फिंगरप्रिंट से खुल जाएगा। वॉशरूम के अंदर जाने के बाद सिमरन मुंह धोने के लिए पानी की टोंटी को इधर उधर घुमाने लगती है, लेकिन उसमें पानी नहीं आता। अरे भाभी ये ऐसे नहीं होगा, रुकिए मैं आपको बताती हूँ। काजल सिमरन को समझाती है। भाभी आपको बस टोटी के नीचे हाथ रखना है, इसमें से अपने आप प्योर एंड फ्रेश वाटर आने लगेगा। अरे वाह, सच में ये सब तो किसी स्वर्ग जैसा लग रहा है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा सब कुछ होगा। देखो तो कैसी कैसी चीजें हैं यहाँ। वॉशरूम से फ्रेश होने के बाद सिमरन बाहर आती है, तभी कमरे में आकाश आता है। अब आप दोनों बैठकर बातें कीजिए, मुझे अपने कमरे में जाना है। ऐसा बोलकर काजल अपने कमरे में चली जाती है। तुम बहुत थक गई होगी सिमरन, अब आराम कर लो। जैसे सिमरन बेड पर बैठती है, गद्दे इतने सॉफ्ट होते हैं कि वो बार बार उन्हें टच करने लगती है। तभी अचानक सिमरन का हाथ बेड के पास लगे बायोमेट्रिक प्रेस पर लग जाता है, जिस वजह से कमरे की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है और सारे पर्दे एक तरफ हट जाते हैं। कमरे में ब्लू कलर की लाइट जलने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? लाइट कहाँ चली गई? और ये इस अचानक से ये सब कैसे हो गया? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। सिमरन की ऐसी बातें सुनकर आकाश जोर जोर से हंसने लगता है। अरे ये सब तुम्हारे हाथ की वजह से हुआ है। देखो बेड के साइड में बायोमेट्रिक बटन लगा हुआ है, अगर तुम इसे ऐसे प्रेस करोगे तो पूरे कमरे की लाइट्स अपने आप ऑफ हो जाएंगी। मुझे नहीं पता था ना इन सब चीजों के बारे में। गांव में तो मैंने ना कभी ये सब देखा और ना ही सुना। सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे मेरा ससुराल ना होकर कोई स्वर्ग हो। दोनों आपस में बातें करते करते सो जाते हैं और अगली सुबह। अरे उठ गई सिमरन तुम? चलो तुम जल्दी से नहाकर रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कमरे में ही ब्रेकफास्ट मंगवाता हूँ। तभी आकाश ऑटोमेटिक वॉइस रिकॉर्डर से वॉइस कमांड देता है। टी कॉफी कमरे में भिजवा दो, मेरे लिए 1 वेज सैंडविच और मैम के लिए ब्राउन ब्रेड। अरे आप किससे बात कर रहे हो? मुझे तो यहाँ कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। आकाश प्यार से सिमरन को समझाने लगता है। यार तुम धीरे धीरे सब सीख जाओगी, जैसे इस कमरे का ऑटोमेटिक गेट कैसे खुलता है, वॉशरूम में पानी कैसे आता है और लाइट्स कैसे ऑन ऑफ होती हैं, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। इसी तरह कुछ देर बाद दोनों के लिए कमरे में टी कॉफी आ जाती है। कुछ देर बाद कमरे में काजल आती है। भाभी चलिए मैं आपको आपका ड्रेसिंग रूम दिखाती हूँ। जैसे ही काजल सिमरन को ड्रेसिंग रूम में लेकर जाती है, सिमरन देखकर हैरान रह जाती है। पूरे कमरे में अलग अलग तरह की ड्रेसेस होती हैं। परफ्यूम्स का अलग कलेक्शन रखा होता है, मेकअप का सामान, महंगे हील्स और एक्सपेंसिव पर्सेस सजे हुए होते हैं। ये सब देखकर सिमरन के तो जैसे होश उड़ जाते हैं। काजल सिमरन को बताती है। भाभी आज हमारे घर पर आपकी शादी की खुशी में रिसेप्शन पार्टी रखी गई है। शहर की बड़ी बड़ी हस्तियां आएंगी। आपको इनमें से जो भी ड्रेस पसंद हो आप चूज कर लीजिए। आज शाम को आपको सबसे ज्यादा सुंदर दिखना है, क्योंकि सब लोग आप ही को देखेंगे। यहाँ बहुत महंगी और खूबसूरत ड्रेसेस रखी होती हैं। तभी सिमरन की नजर एक गाउन पर पड़ती है, जो बिल्कुल वैसा होता है जैसा उसने फिल्मों में देखा होता है। सिमरन को वो गाउन बहुत पसंद आता है। भाभी अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आज शाम आप यही पहन लीजिए। तभी वहाँ सोनी आ जाती है। अरे काजल, इस गंवार को ये सब क्या दिखा रही हो? देखो तो पूरे घर में साड़ी का थान लपेट कर घूम रही है। इसका कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं है। मुझे तो डर है कि कहीं आज शाम ये सबके सामने हमारी बेइज्जती न करवा दे। अरे भाभी आप टेंशन मत लीजिए, मैं सिमरन भाभी को बहुत अच्छे से तैयार करूंगी और देखना हमारे साथ रहकर ये भी सब कुछ जल्दी सीख जाएगी। ऐसा बोलकर काजल सिमरन को सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर ले जाने लगती है। चलिए भाभी, आज मैं आपको लिफ्ट में ऊपर लेकर जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं इसमें नहीं जाऊंगी। न जाने ये कैसे चलती होगी। अगर ये खराब हो गई तो मैं इसमें से बाहर कैसे निकलूंगी। तभी पीछे से सीमा आ जाती है। अरे देखो तो इस गंवार को इतना भी नहीं पता कि लिफ्ट में कैसे जाते हैं। इसे तो बस चूल्हे पर खाना बनाना ही आता है। काजल इसे सीढ़ियों से लेकर जाओ, ये लिफ्ट में नहीं जा पाएगी। ऐसा बोलकर सीमा वहां से चली जाती है। सीमा की बातें सुनकर सिमरन को बहुत बुरा लगता है। माँ जी और दीदी हर वक्त मुझे ताने क्यों मारती रहती है? मैं जानती हूँ कि यहाँ का रहन सहन मेरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। ये सब तो किसी स्वर्ग जैसा है। काजल और सिमरन लिफ्ट में बैठकर ऊपर जाती हैं। सिमरन को बहुत डर लग रहा होता है। तभी काजल उसका हाथ पकड़ लेती है। भाभी डरिए मत, कुछ नहीं होगा। आपको बस जिस फ्लोर पर जाना है उसका बटन प्रेस करना होगा। शाम का वक्त होने लगता है। घर पर गेस्ट आना शुरू हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिमरन को मेकअप आर्टिस्ट तैयार कर रही होती है। फीमेल सर्वेंट्स उसके कपड़े पहना रही होती है और उसके बाल बना रही होती है। सिमरन आज बहुत खुश होती है। तैयार होने के बाद जैसे ही सिमरन खुद को शीशे में देखती है, वो खुद को देखकर हैरान रह जाती है। सच में मैं तो किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही हूँ।
लेकिन सिमरन को हील्स पहनकर चलने में बहुत परेशानी हो रही थी। फिर भी अपने ससुराल की मान मर्यादा बनाए रखने के लिए वो दर्द सहन करती है। वहीं दूसरी तरफ आकाश भी तैयार होकर सिमरन के पास आता है। जैसे वो सिमरन को देखता है, उसे देखकर आकाश के होश उड़ जाते हैं। अरे सिमरन, तुम तो सच में आज किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही हो। आज तो सब लोग तुम्हें देखते ही रह जाएंगे। दोनों कुछ देर के बाद नीचे आते हैं। सब लोग उनका बहुत बड़ा वेलकम करते हैं। पार्टी में डांस होता है, केक कटिंग होती है। तभी आकाश सिमरन को कपल डांस के लिए बोलता है। सिमरन के मन में घबराहट होती है। मैंने तो कभी इस तरह से डांस नहीं किया जैसे ये लोग कर रहे हैं। सब लोग कितने फैशनेबल हैं और कितने अच्छे से डांस कर रहे हैं। लेकिन आकाश प्यार से सिमरन का हाथ पकड़ लेता है और उसे धीरे धीरे डांस करना सिखाने लगता है। दोनों बहुत अच्छे से डांस करते हैं। सब लोग उनकी खूब तारीफ करते हैं। सिमरन की तारीफें होते देखकर सोनी और सीमा मन ही मन जलने लगती हैं। देखो तो ये गंवार आज अपने आप को हुस्न की मलिका समझ रही है। हाँ, सही तो कह रही हो। आज से पहले इसने ये सब चीजें थोड़ी ना देखी होंगी, तभी तो आज खुशी संभाले नहीं संभल रही है। कुछ देर बाद पार्टी खत्म हो जाती है और सब लोग अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। सिमरन और आकाश भी अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर तो सब कुछ कितना अच्छा है। घर में काम करने के लिए इतने सारे नौकर हैं कि किसी भी काम को हाथ नहीं लगाने देते। सब कुछ ऑटोमेटिक है। सच में मैंने तो अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि मेरी जिंदगी इतनी अच्छी हो सकती है। ऐसी बातें करते करते दोनों सो जाते हैं। ऐसे दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन रतन हॉल में बैठा होता है, तभी सिमरन वहां आती है। पिताजी, आप ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? क्या हुआ? अरे बेटा कुछ नहीं, बस मेरा चाय पीने का बड़ा मन कर रहा था। यहाँ तो चाय भी मशीन में बनाकर दे देते हैं। बड़ी बहू को अपनी पार्टी से फुर्सत नहीं है और तुम्हारी सास भी पूरा दिन किटी पार्टीज में लगी रहती है। घर में इतने नौकर है, लेकिन फिर भी कोई अपने हाथों से एक कप चाय बनाकर नहीं देता। सब कुछ मशीनों से ही होता है। रतन की बातें सुनकर सिमरन तुरंत किचन में चली जाती है और चाय बनाने के लिए बर्तन उठाती है। तभी वहां नौकर आ जाते हैं। अरे मैम, आप ये क्या कर रही हैं? हम कर लेंगे, आप बस बता दीजिए। नहीं नहीं, आज चाय मैं बनाऊंगी बाबूजी के लिए। उनका बड़ा मन है। आप बस मुझे ये बता दीजिए कि चूल्हा कहाँ है, मैं चूल्हे पर चाय बना दूंगी। मैम, ये चूल्हा नहीं होता है, ये इलेक्ट्रिक इंडक्शन है। आप इस पर चाय बना दीजिए। सिमरन इंडक्शन पर चाय बनाती है और रतन को लाकर देती है। रतन चाय पीकर बहुत खुश हो जाता है। वाह बेटा, सच में तेरे हाथों में तो स्वाद है। आज तो मन बहुत खुश हो गया है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। आकाश सिमरन को दुबई घुमाने लेकर जाता है। उसे बुर्ज खलीफा दिखाता है, रेगिस्तान में फोटोज खिंचवाता है, बड़े बड़े मॉल्स में शॉपिंग करवाता है और रेस्टोरेंट में खाना खिलाता है। दुबई के मार्केट और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखकर सिमरन हैरान रह जाती है। अरे बाप रे, यहाँ तो सब कुछ कितना सुंदर है। दोनों शाम के वक्त घर लौटते हैं। तभी देखते हैं कि सोनी अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है और डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर सोनी का चेकअप करते हैं। डॉक्टर साहब बताइए ना, क्या हुआ है इन्हें? ये ठीक तो है ना? आप घबराइए मत, ये बिल्कुल ठीक है। और आप सब लोगों के लिए एक गुड न्यूज है, ये माँ बनने वाली है। लेकिन इनको बेबी कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम हुई है, इसलिए आपको इनका खास ख्याल रखना होगा। ऐसा बोलकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। सब लोग ये सुनकर खुश हो जाते हैं और फिर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। सोनी तुरंत अनिल को फोन करती है। अरे अब तो घर आ जाइए, आप पापा बनने वाले हैं। लेकिन अनिल बिजनेस के काम में इतना बिजी रहता है कि उसे घर आने की फुर्सत नहीं मिलती। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। घर में इतने नौकर होने के बाद भी सिमरन खुद अपनी जेठानी के लिए चाय, नाश्ता और खाना बनाती है, उसे हेल्दी फूड देती है। वहीं सीमा अपनी किटी पार्टीज और फ्रेंड्स के साथ घूमने में बिजी रहती है। उसे बहू का ख्याल रखने का समय नहीं मिलता। सिमरन दिन रात सोनी के साथ रहती है। अब धीरे धीरे सोनी भी सिमरन को पसंद करने लगती है। मैं कितनी गलत थी। मैंने हमेशा तुम्हारे बारे में गलत सोचा, तुम्हें गंवार कहा, लेकिन आज तुम मेरा निस्वार्थ भाव से कितना ख्याल रख रही हो। इस स्वर्ग जैसे घर में किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझ सके। एक दिन अचानक सोनी के पेट में बहुत दर्द होने लगता है। वो तुरंत अपनी सास की सीमा को फोन करती है। माँ जी, मुझे दर्द बहुत हो रहा है, प्लीज आप घर आ जाइए। देखो, मैं अभी अपने दोस्तों के साथ हूँ, तुम किसी नौकर को बुलाकर दवाई ले लेना, तुम्हें आराम लग जाएगा। ऐसा बोलकर सीमा फोन रख देती है। कुछ देर बाद सिमरन सोनी के कमरे में आती है और देखती है कि सोनी दर्द से तड़प रही है। अरे दीदी, क्या हुआ आपको? आप ऐसे क्यों कर रही हैं? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तभी सिमरन प्रेगनेंसी के दौरान दिया जाने वाला काढ़ा बनाकर लाती है और सोनी को पिलाती है। काढ़ा पीने के बाद सोनी को बहुत अच्छा महसूस होता है। थैंक यू सो मच सिमरन। सिमरन, तुमने सच में आज मेरी बहुत मदद की है। मुझे सच में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और तुम्हारे बनाए काढ़े से मुझे बहुत आराम मिला है।
अरे दीदी, आप इससे बोलकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। चलिए मैं आपके पेट पर नारियल का तेल लगा देती हूँ, जिससे आपको राहत मिलेगी और बच्चे को भी अंदरूनी सुकून मिलेगा। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सिमरन कमरे में अनार का जूस लेकर आती है। दीदी ये लीजिए अनार का जूस, मैंने अपने हाथों से बनाया है। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं पीना, मेरा बिल्कुल मन नहीं करा है। दीदी आपको पता है ना, डॉक्टर ने आप में खून की कमी बताई है, ये आपके और बच्चे दोनों के लिए अच्छा है। सिमरन की बात सुनकर सोनी मुंह बनाकर जूस पी लेती है और सिमरन कमरे से बाहर चली जाती है। सिमरन सोनी का बहुत ख्याल रखती है। एक दिन अनिल को फोन करती है। आपको पता है ना, मेरा 5वां महीना चल रहा है और आज हमें डॉक्टर के यहाँ चेकअप के लिए जाना है। तुम्हें पता तो है मैं कितना बिजी रहता हूँ। घर में इतने लोग हैं, तुम उनसे वैसे किसी को ले जाओ, माँ के साथ चली जाओ। तभी कमरे में सिमरन आती है। अरे दीदी आप टेंशन क्यों ले रही हो, मैं हूं ना, चलिए मेरे साथ। उसके बाद दोनों हॉस्पिटल चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत रहे होते हैं। 9वां महीना पूरा हो जाने पर सोनी फिर से चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाती है। आपका बच्चा एकदम स्वस्थ है, लगता है घर में आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। फाइनली सोनी एक बहुत ही सुंदर और प्यारे बेबी बॉय को जन्म देती है। सिमरन हॉस्पिटल से जल्दी घर आकर सभी सर्वेंट्स के साथ बेबी के वेलकम के लिए ग्रैंड डेकोरेशन करवाती है। कुछ देर बाद सब लोग बच्चे को लेकर घर आते हैं और बड़ी धूमधाम से बेबी का स्वागत किया जाता है। तभी सोनी बच्चे को सिमरन के हाथों में दे देती है। आज तुम्हारी वजह से ये बच्चा इस दुनिया में आया है, मुझे माफ कर देना, मैं बहुत गलत थी। जब मुझे मेरे परिवार और मेरे हस्बैंड की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब कोई मेरे साथ नहीं था, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। सोनी की बातें सुनकर सभी घर वाले शर्मिंदा हो जाते हैं। तभी सीमा भी सिमरन के पास आती है। सिमरन बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं हमेशा तुम्हें गंवार बोलती रही, कभी तुम्हारी कदर नहीं की, लेकिन आज तुम्हारी वजह से हमारे घर का वारिस आया है। पूरा परिवार सिमरन से माफी मांगता है और उसकी तारीफ करता है। वास्तव में तुम तो इस स्वर्ग जैसे घर की अप्सरा हो। सब लोग ऐसे ही आपस में बातें करते हैं और फिर अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। तभी आकाश प्यार से सिमरन को अपनी तरफ खींच लेता है। अरे वाह, अब तो पूरा घर तुम्हारी तारीफ कर रहा है, तुमने तो सच में सबका दिल जीत लिया। सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, आपने तो मेरी इतनी मदद की है, वरना मुझे कहाँ पता था कि इन सब चीजों के बारे में। दोनों प्यार भरी बातें करते हैं और कुछ देर बाद सो जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। अब ससुराल में सब लोग सिमरन को वही प्यार और सम्मान देने लगते हैं जो सोनी को देते हैं। सोनी भी अब सिमरन को अपनी छोटी बहन की तरह रखने लगती है। सच में मेरा दुबई वाला ससुराल किसी स्वर्ग से कम नहीं है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और अनिल इंडिया चला जाता है। यहाँ वो ललिता से मिलता है और उन्हें अपने साथ एरोप्लेन में बिठाकर दुबई ले आता है। अपनी माँ को अचानक सामने देखकर सिमरन खुशी से झूम उठती है और फिर रोने लगती है। माँ मैंने तुम्हें सच में बहुत याद किया, लेकिन तुम अचानक यहाँ कैसे? तभी ललिता मुस्कुराकर बताती है, ये सब हमारे जमाई राजा ने किया है। सच में बेटा मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि तुम्हारे पिताजी ने मरते वक्त तुम्हारे लिए जो फैसला लिया था वो बिल्कुल सही था। सब लोग ललिता का बहुत मान सम्मान करते हैं। ललिता पूरे घर और इतने सारे नौकरों को देखकर हैरान रह जाती है। हे भगवान, मेरी बेटी का ससुराल तो सच में बिल्कुल स्वर्ग जैसा है। मेरी बेटी की खुशियों को किसी की नजर न लगे, ये हमेशा अपने ससुराल के साथ रहे। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन सब लोग हॉल में बैठे होते हैं। तभी अचानक ललिता के हाथ से घर के सेंसर का बटन प्रेस हो जाता है और पूरे घर में आवाज होने लगती है। ललिता डर जाती है। अरे डरिए मत, ये तो घर के सेंसर की आवाज है। हाँ माँ, जब मैं यहाँ पहली बार आई थी तब मुझे भी ये सब चीजें जादुई लगती थी, लेकिन अब तो मैं सब समझ गई हूँ। सब लोग एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वहीं सिमरन अपनी माँ को पूरा दुबई घुमाती है। कुछ देर बाद दोनों माँ बेटी बड़ी सी कार में बैठकर घर वापस आ जाती है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी रतन ललिता से बोलता है, बहन जी सच में आपकी बेटी हीरा है। भाई साहब, हीरा तो आप लोग हैं, हम लोग तो गरीब हैं, और आपका दिल कितना बड़ा है। नहीं नहीं बहन जी, अब मुझे समझ आ गया है कि सब कुछ पैसा नहीं होता है। मैं हमेशा स्टैंडर्ड और पैसों का घमंड करती थी, लेकिन जब से मैं आपकी बेटी से मिली हूँ तब से मुझे एहसास हुआ है कि मैं दिल से कितनी गरीब हूँ। ऐसे ही सब लोग सिमरन की बहुत तारीफ करते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।